Good morning. Please give. Yeah. Okay. Okay. I was not able to get the video, therefore. Okay, friends. Are you getting my voice clear? Okay. Okay. Thank you. Thank you. तो मैं रिपीट कर लेता हूँ थोड़ा पिछली वाली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। लास्ट में एक लेफर कर्व था। नहीं, लेफर कर्व ठीक है। हाँ, लेफर कर्व को लिया और उसके बाद में कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो लेफर कर्व हमें ये बताता है कि आप लगातार अगर टैक्स रेट को बढ़ाते हो तो राजस्व लगातार नहीं बढ़ेगा। राइट, मीन्स गवर्नमेंट के माइंड में ये आता है कि हम टैक्स रेट बढ़ाते जाएं तो हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इस कर्व से हम जान पाए थे, ये कर्व इस तरह का था, इस तरह का, और यहाँ पर हमने कर राजस्व लिखा था, टैक्स रेवेन्यू इंग्लिश में कहते हैं, और टैक्स रेट्स यहाँ पे थे, टैक्स रेट कर की दरें। शुरुआत में जैसे जैसे कर की दर को बढ़ाते हैं राजस्व बढ़ता है, इस पॉइंट तक बढ़ता है, यहाँ तक। लेकिन और इससे रिलेटेड जो टैक्स रेट है वो ये है, इससे ज़्यादा आप करने लगते हो तो राजस्व वापस ऐसे आने लगता है। राइट, और उसकी वजह मैंने बताई कि हाई टैक्स रेट पे लोग क्या करते हैं, लेजर को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। लेजर का मतलब आराम, और वर्क को कम कर देते हैं, यानी काम जो होता है वो कम करने लगते हैं और आराम को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि काम से जो हमें इनकम मिलेगी इसका बड़ा भाग तो हम टैक्स में दे देंगे, तो इससे अच्छा है कि हम रेस्ट कर लें। ये बात थी। और शायद इंग्लिश में जो मैं व्हेन आई वाज राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई वाज मेकिंग यू राइट पीपल स्टार्ट गिविंग मोर प्रेफरेंस, ऐसे मैं बोल रहा था। उसकी जगह शायद लिखने में मेरे से फ्रॉम आ गया था, मैंने बाद में वीडियो देखा था। मैं बोल रहा था मोर, people start giving more preference, but by mistake I wrote on the board from. So this word is to be removed and this word you can write. When I was explaining why tax revenue starts falling, तो मैं वहाँ पे लिखा रहा था कि people start giving more preference to leisure, and by mistake on the board I wrote from. So on the board I wrote from, but I was speaking more. तो देर में बी ए चांस दैट सम पीपल माइट हैव गोट कन्फ्यूज्ड, तो वो फ्रॉम की जगह मोर कर लें, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने बाय मिस्टेक ये मोर की जगह फ्रॉम लिख लिया था। खैर, तो आप उसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, मतलब फ्रॉम की जगह मोर शब्द लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं कि पीपल स्टार्ट गिविंग मोर प्रेफरेंस टू लेजर, ऐसा एक जगह पर मैं बोल रहा हूँ, वहाँ मोर की जगह फ्रॉम लिखने में आ गया था। तो एक तो ये है कि टैक्स रेटें जो होती है वो ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और लोग नहीं तो काम करना कम कर देंगे। उससे न केवल टैक्स रेवेन्यू गिरेगा बल्कि आपके देश की जीडीपी भी नीचे जा सकती है, क्योंकि जो हम काम करते हैं इससे हमारे देश की जीडीपी पे सकारात्मक असर पड़ता है। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ तो देश की जीडीपी में मैं मदद कर रहा हूँ इसको बढ़ाने में। ये सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है हमारी क्लास में, और अगर मैं जो कमाऊंगा उसके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी तो मैं सुबह सुबह इतना जल्दी आके क्लास नहीं लेना चाहूँगा, या बिल्कुल ही क्लास नहीं लेना चाहूँगा। मैं सोचूंगा कि मेरे को आराम करना चाहिए। जब मैं आराम करूँगा तो मुझे इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो सरकार के टैक्स में भी कमी पैदा होगी। इस तरह की बातचीत थी। बाकी हमने देखा था कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में अच्छे होते हैं। Direct taxes are better than indirect taxes, and for this we wrote two reasons. दो कारण हमने लिखे थे कि क्यों डायरेक्ट टैक्स अच्छे होते हैं।
जैसे मैंने एक बताया था आपको कि हम डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। हम इस तरह से टैक्स रेट लगा सकते हैं कि अमीर आदमी, रिच मैन ज़्यादा टैक्स रेट दे, पुअर मैन कम टैक्स रेट दे। ऐसा हम चाहें तो बना सकते हैं इनकम टैक्स वगैरह की रेट को, तो उसको हम प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव आप नहीं बना सकते उनको, क्योंकि वो नेचर में ही रिग्रेसिव होते हैं। तो रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रतिगामी। और प्रतिगामी में क्या होता है कि अधिक आय वाले लोग, हायर इनकम पीपल, अधिक आय वाले लोग, एक मैंने ये लिखा हायर इनकम पीपल, कर की कम दर देते हैं, लोअर टैक्स रेट, कर की कम दर। हायर इनकम पीपल पे लोअर टैक्स रेट, और कम आय वाले लोग लोअर इनकम पीपल ये पे करते हैं हायर टैक्स रेट। कर की ऊंची दर। जिनकी आय कम है वो हाई टैक्स रेट दे रहे हैं, और जिनकी आय ज़्यादा है वो कम टैक्स रेट दे रहे हैं। और फिर मैंने एक बिस्किट का एग्जाम्पल लिया था। बिस्किट में हमने 1 रुपया टैक्स का माना था। अब अगर किसी व्यक्ति की इनकम, जैसे ए नाम के व्यक्ति की इनकम 100 रुपये है, तो ये 1 रुपया उसके लिए क्या बन रहा है, 1% टैक्स रेट बन रहा है। 1%, 1 रुपया टैक्स दे रहा है, 100 रुपये उसकी इनकम है। और कोई बी नाम का व्यक्ति है जिसकी इनकम कम है 10 रुपये, वो भी 1 रुपया टैक्स दे रहा है, तो 10% टैक्स रेट हो गई। और आप सी को लेके आओगे, और अगर उसकी इनकम 1 रुपया है तो 100% टैक्स दे रहा है। इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव। और ये सामाजिक न्याय के खिलाफ ये कॉन्सेप्ट है। तो जो भी वस्तुएं होती है उनमें टैक्स चला जाता है, जैसे कि 1 रुपया बिस्किट के पैकेट में चला गया, और ये हर आदमी के लिए एक ही तरह से लगता है। 1 रुपया सबको देना है, 100 वाले को भी एक देना, 10 वाले को भी एक देना। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, उसको आप कम करें, राइट। और दूसरा कारण मैंने आपको ये बताया कि जो वस्तु सेवा पे कर लगते हैं, जैसे कि 1 रुपया मैंने लिखा, ये वस्तु पे लग रहा है, ये कर क्या करते हैं, उनकी कीमतों को ऊपर नीचे कर देते हैं। जब भी आप टैक्स में चेंज करोगे उनकी प्राइस अप डाउन हो जाएगी। तो फिर कई बार हमें समझौता करना पड़ता है कि हम कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं, वॉट एवर कॉमोडिटी वी आर ट्राइंग टू परचेज, इफ टैक्स रेट इज हायर ऑन सच गुड्स वी विल हैव टू गो फॉर, मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा जिनको हम उतना पसंद नहीं भी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपको एक गाड़ी लेनी है जो आपको पसंद है, और उस गाड़ी के ऊपर टैक्स ज़्यादा हो गया तो आपको सेकेंड हैंड गाड़ी में जाना पड़ सकता है, ऐसा चॉइस करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें थी पिछले वाली क्लास में। हम राजस्व प्राप्तियों को पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था। तो आज हम पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स, और उनके आगे चलेंगे। तो आप आज के नोट्स में अगला हेडिंग लगा दें, कैपिटल रिसीट्स। हिंदी में कहेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। तो पहले इनको डिफाइन कर देते हैं।
that income to the government which arises either from the sale of public assets sale of public assets or from the increase in public liabilities. हिंदी में कहेंगे सरकार को मिलने वाली वह आय जिसकी प्राप्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्तियों को विक्रय, या एक और वर्ड ऑब्लिक लगा दीजिए, विक्रय ऑब्लिक कम, यहाँ भी लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ईदर फ्रॉम द सेल ऑब्लिक रिडक्शन, सेल ऑब्लिक रिडक्शन. You should apply oblique word here and then write reduction. दोनों लैंग्वेज चलेगा. सरकार को मिलने वाली वह आय जिसकी प्राप्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्तियों को विक्रय ऑब्लिक कम करना पड़े या सार्वजनिक देयताओं इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़े. सरकार को मिलने वाली वह आय जिसकी प्राप्ति के लिए या तो सार्वजनिक संपत्तियों को विक्रय यानी कि बेचना पड़े, या एक लैंग्वेज हम ये भी लिख सकते हैं कम करना पड़े, या सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़े. तो उसको हम क्या कहेंगे? पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे. मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको इंग्लिश को, इसमें आप अंडरलाइन कर लो ये पब्लिक एसेट वर्ड और पब्लिक लायबिलिटीज. और बहुत आसान है. जो रेवेन्यू रिसीट्स हमने पढ़ी थी उसमें क्या होता था, पब्लिक एसेट्स को आपको बेचना या कम नहीं करना होता था. पब्लिक एसेट्स पे कोई असर नहीं आना चाहिए और फिर भी आपको इनकम आ जाए. तो टैक्स से जो इनकम आती है गवर्नमेंट को, उसके लिए आपको कोई पब्लिक एसेट को बेचना नहीं है. टैक्स तो जिससे मैंने आपको बोला कि एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो स्टेट को देना पड़ता है. तो उसमें स्टेट को कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ रही है, प्रॉपर्टी को कम नहीं करना पड़ रहा है, नहीं स्टेट को किसी से उधार लेना पड़ रहा है. तो राजस्व प्राप्ति अगर आपने ठीक से पढ़ी रेवेन्यू रिसीट्स,
तो आपको ये भी समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, या तो पब्लिक एसेट आपकी कम करनी पड़ेगी, आपको बेचनी पड़ेगी, या फिर एक तरीका ये है कि आप उधार ले लें। पब्लिक लाइबिलिटीज, जब आप उधार लोगे तो बढ़ जाएगी, पब्लिक लाइबिलिटी पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इम्पैक्ट देखते हैं, मतलब रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स को समझने के लिए हम इम्पैक्ट देखते हैं। ये देखते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट आया, क्या पब्लिक एसेट नीचे गई है, क्या कम हुई है क्या। तो एग्जाम्पल्स लिखते हैं, फिर मैं आपको फिर समझा दूंगा इसको। इसके नीचे हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसमें फर्स्ट लिखिए डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हिंदी में कहते हैं इसको विनिवेश। इसका मतलब यहाँ पे फिलहाल लिखिए, मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा बाद में। आप इसे लिखिए पब्लिक एंटरप्राइजेस पब्लिक एंटरप्राइजेस की इक्विटी। ये देवनागरी में लिखा मैंने, बाकी तो इसकी इंग्लिश ही होगी। इक्विटी को सेल करना, बेचना। पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, सरकारी उपक्रम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सरकारी उपक्रम। उनकी इक्विटी को बेचती है गवर्नमेंट, सेल करती है। और ये सेल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो ये मैं स्टॉक मार्केट में बताऊंगा आपको कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। अभी हम इक्विटी में नहीं जाएंगे, लेकिन आप ऐसा समझ लें कि एक उपक्रम है, उसमें कुल पूंजी लगी हुई है, हो सकता है 1000 करोड़ रुपए की कैपिटल उसकी मान ली गई है। तो उसके बराबर बराबर हम क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं, इक्वल टुकड़े कर देते हैं। जैसे 10 रुपए का एक टुकड़ा हमने बनाया तो 100 करोड़ उसके टुकड़े हो जाएंगे, राइट। 100 crores parts will be made out of the capital of rupees 1000 crore if you think that one part is of having the value of rupees 10। 1000 करोड़ की पूंजी मान ली गई है और उसको हमें टुकड़ों में तोड़ना है बराबर बराबर। तो 10 रुपए का एक बनाया तो 100 करोड़ ऐसे टुकड़े बन जाएंगे, ऐसे पार्ट्स बन जाएंगे। उसमें सरकार उसको ऑफर करती है, लोगों को ऑफर करती है कि हम इसका 10% बेचना चाहते हैं, या इसका हम 20% बेचना चाहते हैं, या इसका 100% बेचना चाहते हैं। तो लोग उसको खरीदते हैं, उतना पार्ट लोगों के पास आ जाता है। और पब्लिक एंटरप्राइजेज के लिए वो क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। निवेश का उल्टा विनिवेश होता है। जैसे मैंने बोला सेविंग, सेविंग को निकाल लेते हो तो डिस सेविंग। ऐसे ही निवेश मैंने किन्स के टाइम पे आपको पढ़ाया था, किन्स की अर्थशास्त्र जब हम लोग पढ़ रहे थे, कि अगर हम कोई मशीन, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों में पैसा लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। और मान लो आपको वो लगा हुआ पैसा वापस निकालना है, कि नहीं मेरे को बिजनेस से हटना है, तो आप उसको बेचोगे। बेचोगे तो जो पैसा आएगा वो आपको मिल गया, आपका निवेश निकल गया, तो आप इसको क्या कहेंगे, विनिवेश कहेंगे। लगाया हुआ पैसा वापस जब आप निकालते हो तो उसको विनिवेश कहेंगे। उसका जो सबसे लोकप्रिय तरीका क्या है कि जो सरकारी उद्योग होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उनकी इक्विटी यानी कि एक शेयर होता है, उसको बेचा जाता है। लोग उसको खरीदते हैं, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, सरकार का पैसा निकल जाता है, आप स्वामी बन जाते हो, राइट। इसको अब ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली, इसको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा जब स्टॉक मार्केट में आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम इसकी गहराई में जाएंगे तो फिर टॉपिक से निकल जाएंगे।
आप सिंपल इतना समझो कि इक्विटी इस पब्लिक एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है और एक छोटा टुकड़ा है उसका, उसको बेचा जाता है और फिर सरकार को पैसा मिल जाता है। तो जब आप सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो उनकी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, लोग स्वामी बन जाएंगे, इसलिए ये पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल होता है। तो एक डिसइन्वेस्टमेंट है। दूसरा लिखिए आप, सेकंड, रिकवरी ऑफ लोन, ऋणों की वसूली। ऋणों की वसूली, थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऋण की वसूली को हम पूंजीगत प्राप्ति क्यों कह रहे हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। तो ये व्यक्ति इसको 100 रुपए का लोन देता है, ए बी को दे रहा है, ठीक है। तो ये लोन जो है ए के लिए संपत्ति है, इट इज एसेट फॉर ए, दिस लोन इज एसेट फॉर ए, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बी के लिए ये क्या है, बी के लिए देयता है, लाइबिलिटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मैं सिंप्लीफाई एक पॉइंट से आगे नहीं कर पाऊंगा, राइट। ओवर सिंप्लीफिकेशन भी अच्छा नहीं होता है, तो आप थोड़ा समझने पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ए बी को लोन देता है 100 रुपए का, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 100 रुपए का लोन है वो किसके लिए क्या है, ए के लिए जो लोन उसने दिया प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति है। यूँ समझ लो कि जैसे आप किसी को बाइक देते हो, कोई मांग के ले गया बाइक आपकी, तो बाइक उसके पास है लेकिन प्रॉपर्टी तो आपकी है। इससे ज़्यादा मैं सिंपल नहीं कर सकता इसे। तो आपके लिए वो बाइक क्या है, एसेट है, वो किसी के भी पास रहे, जब तक स्वामित्व आपके पास है वो आपकी चीज़ है। और जो लेके गया बाइक उसके लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है, वापस उस बाइक को लौटाना है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोन हम दूसरों को देते हैं हमारे लिए वो एसेट है, जो लोग दे रहे हैं उनके लिए एसेट है, जो लोग ले रहे हैं उनके लिए वो लाइबिलिटी है। आपने बैंकों के मामले में भी सुना होगा, बैंक जो लोन देते हैं और वो वापस नहीं आते तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैं बैंकिंग में पढ़ाऊंगा आपको, एनपीए कहते हैं ना। ये शब्द तो सुना होगा इस क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर नहीं सुना तो इसका इलाज नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो मैं नहीं समझा सकता ना इस चीज़ को। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम बिना पढ़े, अखबारों को बिना समझे, शब्दों का बिना परिचय लिए यूपीएससी की क्लास करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या है फिर, या तो कंप्लीट तैयारी करो, पढ़ के आओ। टीचर क्या करेगा, वो एग्जाम्पल उठाएगा जो अखबारों से चल रहा था कि आप, वो ये सोच के उठा रहा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक जो लोन दे रहे हैं जो वापस नहीं आ रहे हैं, चलो इसको छोड़ो आप कि उनसे किस्त नहीं मिल रही, ब्याज नहीं मिल रही है, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग कह रहे हो। फाइनली क्या बोल रहे हो आप, एसेट्स। तो बैंक जो लोन देते हैं वो बैंकों के लिए एसेट्स हैं और लोगों को वापस चुकाना वो उनके लिए लायबिलिटी है। यहां तक क्लियर है। अब ये जो व्यक्ति है जिसने 100 रुपए का लोन दिया बी को, अब ये क्या करता है, इसको 50 रुपए वापस लौटा देता है, 50 रुपए लौटा देता है। तो एक के पास इनकम आ गई 50 रुपए की, लेकिन संपत्ति की वैल्यू क्या रह गई, 100 की जगह 50 रह गई। तो संपत्ति की वैल्यू डिक्लाइन हुई और फिर पैसा आया। लोन भी संपत्ति होते हैं, तो रिकवरी जब आप लोन की करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी डाउन हो जाती है।
ये ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट के लिए कैसे होगा ये, तो हमारी सरकार, हम केंद्र को ध्यान में रखकर, यूनियन को ध्यान में रखकर ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। हम संघ लोक सेवा आयोग के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको ये विदित होगा कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों को लोन देती रहती है। अब राज्य सरकारों को जो लोन देती है और वो वापस लौटाते हैं उनको टाइम टू टाइम, जो भी उसका टाइम होता है उसके हिसाब से रिटर्न करते हैं। केंद्र के पास पैसा आ जाता है। क्या ये पैसा राजस्व प्राप्ति है? क्या ये टैक्स से आया है? क्या ये नॉन टैक्स से आया? जो मैंने बताया आपको, फीस, फाइन, इंटरेस्ट वगैरह, ये वो तो इंटरेस्ट अलग चीज है, लेकिन जो मूल धन वापस लौटा रहे हैं, तो ये पैसा केंद्र सरकार क्या लिखे इसे, राजस्व प्राप्ति लिखेगी या पूंजीगत प्राप्ति लिखेगी? अगर आपको हटाना भी आता है, आपको ये आता है कि इट कैन नॉट बी रेवेन्यू रिसीव, वट एवर मनी इज रिटर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द यूनियन गवर्नमेंट, जो मनी रिटर्न की जाती है लोन वाली, क्या वो रेवेन्यू रिसीट है? योर माइंड इज टेलिंग दैट नो, इट कैन नॉट बी रेवेन्यू रिसीट। जब आप रिसीट सी दो प्रकार की होती है और वो रेवेन्यू नहीं है, तो फिर कौन सी है? कैपिटल हुई। बाकी मैंने आपको समझा भी रहा हूं मैं आपको कि कोई भी इनकम जो संपत्ति को कम करके आ रही है या संपत्ति को बेच के आ रही है, उसको आप राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। तो लोन चुकाया, इस व्यक्ति ने 50 रुपए वापस किए, तो इसको इनकम आई। अब ये इसके खाते में राजस्व प्राप्ति लिखेगा या पूंजीगत प्राप्ति लिखेगा? पूंजीगत प्राप्ति लिखेगा, क्योंकि लोन नाम की जो असेट है वो कम हो गई। अब 100 की जगह उसको क्या लिखना अपने बही खाते में? केवल 50 लिखना है। एक वर्ड सुना होगा आपने, बैलेंस शीट, ये शब्द से भी आप वाकिफ हो जाओ। ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको बार बार कहीं आ सकता है, बैंकिंग में आ सकता है। बैलेंस शीट, इसकी हिंदी नहीं हो पाएगी। बैलेंस शीट एक वर्ड होता है, और इस बैलेंस शीट में दो इसके कॉलम बनते हैं, मतलब दो खाने होते हैं ऐसे, जिसमें एक तरफ लाइबिलिटी होता है, या आप साइड में बना लो, आपके काम आएगा, लाइबिलिटीज, और दूसरी तरफ एसेट्स होता है। अब ये सब की हिंदी आपके पास है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। जो जो आपकी संपत्ति है, जैसे आपके पास मकान है, घर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे घर। सोना है, शेयर है, पशु है आपके पास, मशीन है आपके, ये सब संपत्तियां हैं आपकी। आपके पास कैश पड़ा हुआ है, वो संपत्ति है। और आपने किसी को लोन दे रखा है, लोन दे रखा है, लोन ले रखा है नहीं। अगर आपने लोन ले रखा है तो इधर आएगा, अगर लोन लिया हुआ है, लोन ले रखा है, you have taken loan, it is liability, but if you have given loan, it is what? Asset. किसी का पैसा जमा कर रखा है, डिपॉजिट ले रखा है, ये डिपॉजिट किसकी है? दूसरों की है, दूसरों की आपके पास है। दूसरों ने आपके पास जमा करा रखा है तो आपको देना है ना, लायबिलिटी है। लेकिन आपने बैंक में जमा करा रखा है, वो आपकी संपत्ति है। बैंक में डिपॉजिट, if you have taken loan from a bank, this will form liabilities of you in this balance sheet. If you have taken deposits from others, it will form liabilities in your balance sheet. But if you have given loan to others, that will be asset of you. If you have gone for depositing some money into bank, it is asset for you. ये सब। अब जिसको आपने लोन दे रखा है वो वापस लौटा देता है, तो लोन की वैल्यू गिर जाएगी, यहाँ पे आपको पैसा आ जाएगा, तो आपकी एसेट गिरी कि नहीं गिरी? यही वजह है कि रिकवरी ऑफ लोन को हमने क्या माना? पूंजीगत प्राप्ति माना। इस जो मैंने समझाया, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा, आप वीडियो को रिपीट कर लेना, मतलब बार बार सुन के क्लियर हो सकता है फिर। बाकी इतनी ज्यादा क्लैरिटी की भी आवश्यकता नहीं। ऋणों की वसूली गवर्नमेंट कर रही है, तो ऋणों की वैल्यू गिर जाएगी, पैसा आ जाएगा। ऋण सरकार के लिए संपत्ति है जो उन्होंने दूसरों को दे रखे हैं। तीसरा लिखेंगे
मार्केट बोरोविंग्स, जिसका मतलब होता है बाजार से उधार। सरकार मार्केट से बोरो करती है, बाजार से उधार भी लेती है। उधार शब्द आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उधार से क्या होगी, देयता बढ़ेगी। देयता बढ़ेगी तो पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। मार्केट आर्टिकल 110 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says whatever money you get from borrowings is to be deposited into the consolidated fund of India। आर्टिकल 110 कहता है कि जो भी पैसा आप उधार से लोगे वो भारत की संचित निधि में जमा होगा। तो संचित निधि में पैसा आ रहा है, मैंने आपको बोला कि पैसा आता है तो इसको प्राप्ति कहेंगे, चाहे कोई सा भी सोर्स हो, पैसा आ रहा है तो प्राप्ति कहेंगे। हाँ, वो पूंजीगत है, कैपिटल या फिर रेवेन्यू है, उसको देखने का तरीका यह है कि अगर लाइबिलिटीज आपके ऊपर पहले की तुलना में ज़्यादा हो रही है या आपकी संपत्ति पहले की तुलना में कम हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उसको पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। लेकिन उधार से भी प्राप्ति होती है और संचित निधि में उसको जमा किया जाता है, ये संविधान कह रहा है इस बात को। तो पैसा तो आ ही गया आपके पास, पैसा आ गया तो इनकम हो गई, बट लाइबिलिटीज बढ़ रही है आपकी, क्योंकि आपको चुकाना पड़ेगा उसे। ये जो बाजार से उधार है, इसके दो विभाजन करिए आप यहीं पे। इंटरनल यानी कि आंतरिक, और बाह्य एक्सटर्नल। जो हमारा देश है, इसके अंदर से अगर गवर्नमेंट पैसा जुटाती है उधार के रूप में, तो ये आंतरिक है, मतलब देश के अंदर, और देश के बाहर से करती है तो वो एक्सटर्नल हुआ। अब ये जो आंतरिक बाजार होता है, अंदर से जो पैसा लिया जाता है, ये आरबीआई करता है, इसे भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक एक एजेंट के रूप में काम करता है, और ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद लेती है डायरेक्ट, बीच में कोई एजेंसी नहीं होती है, भारत सरकार खुद। आंतरिक इंडिया से लेना आरबीआई, और बाहर से लेना तो गवर्नमेंट सीधा उठाएगी पैसे को डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। एक्सटर्नल बोरोविंग्स आर रेज्ड while in the internal market RBI functions like the agency on behalf of the government। इस तरह से ये बाजार से पैसा इकट्ठा किया जाता है, और नोट्स में हम लिख लेंगे नीचे कि वो पैसा कैसे रेज होता है। वो 3 हो गए, अब चौथा लिखिए, फोर्थ। अदर लायबिलिटीज, हिंदी में कहेंगे इसको अन्य देयताएं। समझने पे फोकस करिए, निर्णय आपका है, यूपीएससी का करने का फैसला आपने लिया, तो उसकी जवाबदेही भी आपकी है। क्लास में क्या कंटेंट होना चाहिए वो तो हमें रखना ही पड़ेगा। मुश्किल सरल कुछ नहीं होता है, कोशिश की जा सकती है कि हम उसको सरल कर दें। अन्य देयताएं में कुछ आइटम्स हैं जिनको मैं लिखूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट लिखिए इसमें, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, भविष्य निधि जमाएं,
एक बार आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, इनको हिंदी इंग्लिश में मतलब ऐसे ही बोला जाता है, किसान विकास पत्र। इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसे लिखना होगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी काम कर रहा है, किसान विकास पत्र ऐसे ही लिखिए। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, डाकघर जमाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, स्पेलिंग आप देख लेना, सुकन्या समृद्धि योजना डिपॉजिट्स, हिंदी में लिख दे रहा हूं। इस तरह की, तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। ऐसे वापस स्लाइड कर रहा हूं ऐसे में, है ना। अन्य देयताएं, ये बेसिकली मतलब, और इंग्लिश में लिख रहे हैं अदर लायबिलिटीज, ये जनता की जमाएं हैं ये सब। आप चाहो तो ये सारी स्मॉल सेविंग की स्कीम्स हैं, अल्प बचत जमाएं हैं। अगर इनके सामने लिखना चाहो तो ये अल्प बचत जमाएं है एक तरह से, या संग्रहण है। सरकार की ओर से बोलोगे तो संग्रहण है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स ऑब्लिक कलेक्शन, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स ऑब्लिक कलेक्शन, अल्प बचत जमाएं या संग्रहण। देखो ये उधार का फॉर्म नहीं है, इसको उधारी नहीं कहते हैं, लोग जमा करा रहे हैं। देखिए अलग अलग जमाएं किस तरह की है, सॉरी, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, एक भविष्य निधि खाता खुलता है, 18 साल या उससे अधिक आयु के लोग उसे ओपन करा सकते हैं। कल परसों का अखबार पढ़ोगे तो उस पर सरकार ने ब्याज दरों को कुछ चेंज किया, वो दिखेगा आपको। तो ये भविष्य को सुरक्षित करने के हिसाब से लोग सरकार को पैसा जमा करा देते हैं। और इसमें ऐसा नियम नहीं है कि 5 लाख रुपए की जमाओं पर ही गारंटी है, जो बैंकों में हम देखते हैं। इसमें आप जितना भी पैसा रखोगे तो उतना पैसा आपका सेफ रहेगा। सरकार के पास अगर इफ यू आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग मनी विद द गवर्नमेंट, योर 100% मनी इज सिक्योर्ड without any problem. But if you deposit your money into a bank, as you know, deposits of up to rupees 5 lakh, they are only secured. And if you are depositing more money than rupees 5 lakh, and if a bank is failing, then there is no guarantee from the RBI. वो 5 लाख रुपए की जो गारंटी होती है वो RBI देता है, वो नहीं मिलती, 5 लाख से ऊपर के केस में नहीं मिलती है। लेकिन सरकार के साथ आपका पैसा जमा, तो
ये जमा सरकार को वापस लौटाना है, तो लाइबिलिटी हुआ, देयता हुआ, लेकिन इनको बोरोविंग से अलग रखा जाता है और ऐसा बोला जाता है अदर लाइबिलिटीज। ठीक है। आपने राष्ट्रीय बचत पत्र का नाम सुना होगा, पोस्ट ऑफिस वगैरह में राष्ट्रीय बचत पत्र मिलते हैं, उनको खरीद सकते हो आप, और ये पैसा जमा हो जाता है गवर्नमेंट के पास। जो भी आपका टाइम है वो पूरा हो जाने पर वो पैसा वापस ले सकते हो। सरकार इनकम टैक्स वगैरह में छूटें देती है इनके ऊपर, ताकि लोग इनमें जाएं में। किसान विकास पत्र भी उसी तरह का है। आप पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हो तो सरकार का है पोस्ट ऑफिस, तो ये भी इसमें काउंट होगा, सरकार के पास जमा हुआ है और अदर लाइबिलिटी के अंदर आएगा, क्योंकि उधार नहीं माना जाता है, आप इसको जमा करा रहे हो। और एक स्कीम हमारी सरकार चलाती है, सुकन्या समृद्धि योजना। ये बैंक भी इस खाते को खुलवा देंगे, लेकिन ये खाता खुलता है गवर्नमेंट के साथ। तो उसमें अगर आपने कोई पैसा जमा कराया तो ये सरकार को वापस तो देना ही है आपको, तो ये लाइबिलिटी कहलाएगा, लेकिन ये अदर लाइबिलिटी में आता है। डिपॉजिट्स को थोड़ा अलग करके हम दिखाते हैं और जो उधार लेते हैं उसको अलग करते हैं। उधार तीसरे नंबर पे आ रहा है और अन्य जमाएं जितनी भी है वो अलग दिखा दी गई है। ऐसे 4 आइटम आपको पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर मैंने बताए, और ये 4 ही हैं और कोई आइटम इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से ये पूंजीगत प्राप्तियां बन गई। 4 है टोटल मिला के, जिसमें 2 जो है सबसे पहले वाली डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लॉन, उनमें पब्लिक प्रॉपर्टी कम होती है, लाइबिलिटी उसमें नहीं पैदा होती है। और 2 जो बाद की है, अगर आप उधार लेते हो तो लाइबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जमाएं भी लाइबिलिटी होती है, वो भी आपको वापस देनी पड़ेगी। तो 2 तो है इसमें असेट से रिलेटेड और 2 है लाइबिलिटीज से रिलेटेड। तो आप इन चारों के नीचे एक नोट लगाएंगे। और एक चीज़ और है, जो आप बोरोविंग से पैसा लेते हो उसको संचित निधि में जमा किया जाता है, और ये जो पैसा होता है उसको लोक लेखा निधि में, मतलब पब्लिक अकाउंट फंड is used for depositing this money. So whatever deposits public is holding with the government, the amount is deposited into which fund? Public account fund. And borrowing amount is deposited into consolidated fund of India. ये अलग अलग लोकेशन है इनकी। ठीक है, अब हम इसके नीचे 2 नोट्स लगाएंगे। तो आप इसके नीचे ऐसे लिखिए नोट्स। नोट्स में पहला लिखिए in the above mentioned capital receipts, comma, first and second are called as NDCR. NDCR का फुल फॉर्म क्या है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। से ध्यान रखना है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। हिंदी में है उपर्युक्त वर्णित पूंजीगत प्राप्तियों में फर्स्ट एंड सेकंड को NDCR, हिंदी मीडियम वालों को भी लिखना पड़ेगा ये ऐसे, NDCR कहा जाता है। तो इसकी हिंदी ऐसे बनेगी, गैर ऋण
यहाँ पे देखो ना आप, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट गैर ऋण, पूंजीगत प्राप्तियां, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है फर्स्ट दो को। अब आप खुद ही समझो कि कैपिटल रिसीट पीछे आ रहा है सीआर, और इसमें दो तरह की है ना, मतलब देखिए इसको ऐसे, ये हम पढ़ रहे थे, है ना, ये हाँ, पूंजीगत प्राप्तियों में फर्स्ट दो, पहली और दूसरी। विनिवेश आप करते हो, जो पैसा आता है, मैंने यहाँ विनिवेश का मतलब क्या बताया, जो सरकारी उपक्रम है उनकी इक्विटी, एक शेयर का प्रारूप होता है, उसको बेच रही है गवर्नमेंट, तो उसको बेचेगी तो हम या कोई लोग लेंगे उसे, सरकार को पैसा आएगा, लेकिन सरकार का जो स्वामित्व है वो कम हो जाएगा, पब्लिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, लेकिन कर्जा तो नहीं हो रहा है ना, ऋण को नहीं बढ़ा रहा है, तो इसको हम कौन सी इनकम कहेंगे, नॉन डेट। डेट का मतलब क्या होता है, बी साइलेंट रहता है, डेट का मतलब होता है ऋण, ऋणों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमने बेची, हमें पैसा आया, किसी से कर्जा नहीं लिया, तो ये गैर ऋणकारी है एक तरह से। दूसरा, आपने किसी को लोन दिया और आपने उसको बोला कि हमें इमरजेंसी है, हमें पैसा चाहिए, आप जो हमने पैसा दे रखा उसको लौटा दें, उसने लौटाया, आपकी रिकवरी हो गई, तो ये तो नहीं कहोगे ना कि हमने उससे कर्ज लिया, इससे कर्जा नहीं बढ़ रहा है, आपका पैसा आपको मिल रहा है। तो ये दो वाली जो है, फर्स्ट और सेकंड, इसको हम क्या कहेंगे, एनडीसीआर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में कौन सी वाली, नॉन डेट, जो ऋण को नहीं बढ़ाती है। बाकी दो जो चीजें हैं, ये तीसरा और चौथे नंबर का जो है, आप उधार लोगे, कर्जा है, और वो भी कर्जा है क्योंकि इसको आपको चुकाना है, अन्य देयताएं, ऐसा तो है नहीं कि इनको देना नहीं। तो जो बाकी दो बची हुई है, उससे कर्जा पैदा होता है, पहली दो से कर्जा पैदा नहीं होता है, इसलिए हमने नोट्स में क्या लिखा, पहला नोट क्या लिखा कि इन द अबव मेंशन कैपिटल रिसीट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड एज एनडीसीआर, मींस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, और उसी को हमने हिंदी रूपांतरण किया, उपर्युक्त वर्णित पूंजीगत प्राप्तियों में फर्स्ट एंड सेकंड को एनडीसीआर कहा जाता है, और एनडीसीआर की हिंदी मैंने कर दी। वैसे मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप ये शब्दों को सीख लो, मतलब हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका तो लैंग्वेज ही यही है, बट आपको पेपर में दिक्कत आएगी हिंदी मीडियम को अगर वो इन शब्दों को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा एक नोट पूरा हुआ, फर्स्ट एक और नोट लगाना है, और लिखिए फॉर इंटरनल बोरोविंग्स, सॉरी borrowings, the RBI issues government bonds for internal borrowings. The RBI issues government bonds of the maturity of more than 1 year. These bonds are called dated government securities.
हिंदी हुई इसकी आंतरिक, उधारियों के लिए आरबीआई द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि वाले बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इन्हें दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें आप। जो ये दिनांकित सरकारी प्रतिभूति, इसकी इंग्लिश आप ध्यान रखें, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 1 साल से ज़्यादा के जो बॉन्ड होते हैं, 1 साल से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। और आप मेरी इंट्रो क्लास को अगर याद कर रहे हैं तो मैंने आपको पहला चैप्टर बताया था नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर पब्लिक फाइनेंस चल रहा है। तीसरा मनी बैंकिंग डायग्राम में बताया था आपको। चौथा मैंने फाइनेंशियल मार्केट बताया था, जिसके मैंने 2 विभाजन किए थे आपकी क्लास में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मैंने आपको उस समय बताया था, वैसे तो क्लास आएगी इस पर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1 साल तक का अगर धन का आप लेन देन करते हो तो मनी मार्केट में आता है, और 1 साल से ज़्यादा का करते हो तो किस में आता है? कैपिटल मार्केट में आता है। 1 साल से ज़्यादा ये बॉन्ड कौन से हैं? 1 साल से ज़्यादा के। इस बार का पीटी पेपर देखोगे आप तो 4 आइटम शायद उन्होंने दिए थे, और ये पूछा था कि कैपिटल मार्केट में क्या आता है। उसमें देखना आप घर जाकर, मुझे अच्छा याद आ गया ये। उसमें एक कॉल मनी मार्केट है, वो तो अभी नहीं आया आपकी क्लास में। ऐसे स्टॉक मार्केट दिया हुआ था, ट्रेजरी बिल मार्केट दिया हुआ था, एक गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट दिया हुआ था। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है ना, 1 साल से ज़्यादा के होते हैं ये। तो ये अपने आप ही गवर्नमेंट बॉन्ड किस में आएंगे? कैपिटल मार्केट में। थोड़ा दोस्तों मेरी क्लास में इंटरलिंकेज रहता है, पीछे की चीज़ें आ जाती है जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती है जो आगे भी टच करती है। तो मेरी आदत है, मैं बोल देता हूँ कि ये टॉपिक मैं आगे पढ़ाऊँगा, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ ये बात आगे होगी, मतलब राइट। और पहले से इतना एक्सप्लेन करके चलते हैं कि इस ऑनलाइन क्लास में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, हम एक एक से कैसे पूछेंगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बिल्कुल बेकार जैसा हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में हम लोग 700 बच्चे हम लोगों की क्लास में बैठते हैं, उसमें भी संभव नहीं है कि आप उनको पूछो कि क्या ये आपको समझ आ रहा है। तो वो 700 बच्चों में तो फिर हम क्लास नहीं चला पाएंगे। एक अलग अलग लोग हाथ खड़ा करते रहेंगे, तो क्लास को आगे बढ़ाएं कि उनकी सुने, कि आधी क्लास इसी चीज पे निकाल दें। तो हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को समझ आए। जो एक लेवल होता है कि यहाँ तक सिंपल कर दें लास्ट में, और उसके आगे हमारी हद आ जाती है जहाँ हम और सिंपल नहीं कर पाते। तो वो तो आप पूछोगे तब भी यही रहेगा, आमने सामने बात भी करोगे तब भी हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। वही है जो क्लास में बता रहे हैं, उसी को बोलना पड़ेगा। और जो चीज़ क्लास में नहीं समझ आ रही, जिसका टॉपिक चल रहा है, उसको आप 2 मिनट टीचर से मिल के क्या समझ लोगे? 700 बच्चों में हम लोग नहीं समय दे पाते हैं यहाँ पर भी। और वो अगर आप उनको ऐसे करने लगे तो आपका
पूरा दिन ही इसी चीज में निकल जाएगा। तो ज्यादा अच्छा होता है कि आप क्लास में इतना एक्सप्लेन कर दो कि उनको दिक्कत ना रहे। 19-20 रहे तो उनको मिलेंगे वो, तो उनको आप बता दो, यही एक तरीका होता है। तो मैंने उस सवाल से आपको रिलेट कर दिया। आपने कुछ दिनों पहले ग्रीन बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा इसको, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ इधर। इससे नाम सुना होगा SGRB। SGRB थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ इसको, आर तो ऐसे ही रहेगा इसमें। SGRB 2028, ये एग्जाम्पल है सिर्फ। SGRB, क्यों मैं करंट से रिलेट करना मेरी आदत है। 2033। अब इसमें SGRB का फुल फॉर्म क्या है? सोवरन, SOVEREIGN, सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। महज एग्जाम्पल है दोस्तों, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा ना, करंट से रिलेट करके कोई चीज चलती है तो। अब मैंने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, उसमें आप एयर इंडिया को दिमाग में ले आओ। सरकार ने एयर इंडिया को 100% बेच दिया, पैसा आ गया। 18,000 करोड़ रुपए की बात जो मैंने आपकी क्लास में करी थी, उसको हम राजस्व प्राप्ति नहीं माने थे, लेकिन एयर इंडिया का पैसा अब जो हमने पढ़ लिया है पूंजीगत प्राप्तियों को, कैपिटल रिसीट्स को, वो पूंजीगत प्राप्तियों में काउंट होगा, क्योंकि आपने एयर इंडिया की इक्विटी को, उसकी ओनरशिप को सेल कर दिया 100%। मैंने आपको कहा पार्शियल भी बेच सकते हो, आंशिक विक्रय भी हो सकते हैं, पूरी तरह भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। चलो वो तो हो गया। अब मैंने ये एग्जांपल उठाया कि ये सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स SGRB, ये आर छोटा ही रहेगा इसमें, स्मॉलर आर इज टू बी यूज्ड हियर, राइट? It's not by mistake that I am writing smaller r here. I am quite aware what I am writing right now on the board, right? अब ये 23 में निकले थे, रिजर्व बैंक ने निकाले थे, आप पढ़ लेना। 2023 में जो अभी चल रहा है, RBI ने इश्यू किए। अब ये जो पीछे लिखा हुआ 28 और 33, ये इनका एक्सपायरी ईयर है, मतलब ये कब खत्म हो जाएंगे। ये 5 साल का है, 23 में 5 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 2028। SGRB 2028, SGRB 2033, ये 10 साल का है। एक 5 साल का बॉन्ड है, एक 10 साल का बॉन्ड है। तो बॉन्ड RBI निकाल रहा है, इससे पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। बस ग्रीन वर्ड इसलिए लग रहा है इसमें कि सरकार इनका प्रयोग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ही करेगी, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही करेगी। जो ये पर्यावरण के लिए फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको ग्रीन प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। ऐसे आपने स्वर्ण बॉन्ड का नाम सुना होगा। सोवरन वर्ड क्यों लग रहा है ये भी देख लो, सरकार के हैं इसलिए सोवरन लग रहा है। वैसे भी जो RBI बॉन्ड्स निकालता है, भले ही उनके आगे सोवरन ना भी हो तो भी वो सोवरन ही है, क्योंकि सरकार निकालती है तो सोवरन, अगर कंपनी निकालती है तो कॉर्पोरेट। ये सोवरन हटके कॉर्पोरेट हो जाएगा। इस तरह से वो इनको, अब आप कहेंगे ये सब इसका पता कैसे लगता है? तो ये सब अखबार में आते हैं। जिनको, आपको किससे पता लगा कि खान सर जो है वो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब कम फीस का प्रोग्राम चला रहे हैं, अच्छे टीचर्स का प्रयोग करके कोर्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगा? लेकिन आप एक किसान को पूछोगे गांव में कि डू यू नो अबाउट दिस वेंचर ऑफ खान सर, देयर मे बी more and more farmers who might be aware, but you can also find some farmers who are not knowing anything about this venture, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं, उनके घर में कोई है नहीं ऐसा। जिसको जैसी जरूरत पड़ती है वैसे ही उसको सब चीजें मिल जाती है। IAS के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी, सब अपने आप चीजें आ जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए सर्च कर रहे हो। तो ये सब चीजें अखबारों में आती रहती है, विज्ञापन होता है इनका, RBI की वेबसाइट पे मालूम चल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको रखते हैं, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लगा के इनको खरीद सकते हो, पैसा जमा करा सकते हो। इस तरह से इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब होगी तो मैं खुद देख लूँगा आपसे। तो ये बात क्लियर है कि पहला तो हमने लिखा कि पूंजीगत प्राप्तियों में फर्स्ट 2 NDCR है। UPSC सवाल कर भी सकती है कि स्टडी द फॉलोइंग, जैसे ऐसे प्रश्न आ सकता है।
क्वेश्चन बनाया यूपीएससी ने कि निम्न का अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग। ध्यान देना, मैं प्रश्न ही बना रहा हूं आपके सामने। पहला लिखा उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा लिखा उन्होंने रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा लिखा टैक्स रेवेन्यू, चौथा लिखा मार्केट बोरोइंग, आना ही आना है। इस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, प्रश्न की लैंग्वेज बदल सकती है। क्या पूछेगा यूपीएससी, मतलब किस तरह के प्रश्न पूछेगा, ये सब बातें घुमा फिरा के। अब पूछ रहा है निम्न का अध्ययन कीजिए और ये 4 लिखे। कह रहा है कि उपयुक्त में कौन एनडीसीआर हैं, उपयुक्त में कौन एनडीसीआर है, विच अमंग द अबव इज एनडीसीआर, और उसमें ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, केवल एक, इस तरह से। तो पूरा फॉर्मेट नहीं बनाने वाला हूं मैं दोस्तों। और बी 1 और 2, ऐसा दे दिया 1 2 3, 1 2 3 4। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने मन में ही जवाब दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये और ये टैक्स रेवेन्यू हो नहीं सकता क्योंकि ये राजस्व प्राप्ति है, जबकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। राजस्व प्राप्ति होती नॉन डेट है, इसे ऋण नहीं होता है, लेकिन ये कैपिटल रिसिट नहीं है। ये कौन सी रिसिट है, रेवेन्यू रिसिट, तो ये शामिल नहीं होगा। और इससे तो कर्जा बढ़ता ही है, तो ये 2 नहीं होंगे, फर्स्ट और सेकंड होंगे। बाई मिस्टेक कुछ बच्चे 1 2 3 को सही कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये नॉन डेट जरूर है, बट पीछे क्या आ रहा है, कैपिटल रिसिट्स, तो वो होना कैपिटल रिसिट चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हो कि कैसे हम इसको करें। तो प्राप्तियां दोनों तरह की पूरी हो गई है, इतना ही इसमें था। रेवेन्यू रिसिट्स मैंने आपको सारा कुछ बता दिया उसमें, और कैपिटल रिसिट्स ये है जिसमें 4 आइटम है। किसको एनडीसीआर कहेंगे, आरबीआई कैसे उधार लेता है सरकार की ओर से। आरबीआई के लिए, आरबीआई अपने पास नहीं रखता है, गवर्नमेंट को देता है, और उसके लिए अलग अलग बॉन्ड निकालता है। बॉन्ड्स में भी मैंने अभी एक एग्जांपल आपके सामने रखा। तो इस प्रकार से हमारे प्राप्तियां सारी कंप्लीट हो गई। अब जाहिर सी बात है कि खर्चों की बात करनी होगी, एक्सपेंडिचर्स की बात करनी होगी। तो अगला हेडिंग लगाइए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकारी खर्च। सरकारी खर्च के भी 2 प्रकार बनेंगे, जैसे इनकम के बने। तो बड़ी लैंग्वेज लिखने की जगह हम लिखेंगे 2 टाइप्स, 2 टाइप्स, 2 प्रकार। और आप ऐसा डायग्राम बना लो।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सबसे फेमस वर्गीकरण है और एक 2017-18 में भी शुरू हुआ, उसको मैं अलग से कराऊंगा आपको। तो देर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग ये लगाएंगे आप, राजस्व खर्च। इसके बाद में ये बन गया, इसके बाद में अगला हेडिंग है, एक बार इंग्लिश में लिख रहा हूँ पहले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसको राजस्व खर्च कहेंगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर which neither creates public assets nor reduces public liabilities। ऐसा सार्वजनिक खर्च, सरकार का मतलब सार्वजनिक का मतलब, ऐसा सार्वजनिक खर्च जो न तो, नीदर का मतलब न तो सार्वजनिक संपत्तियों न तो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करता है और न ही सार्वजनिक देयताओं को कम करता है। राइट, ऐसा सार्वजनिक खर्च जो न तो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करता है, खर्चा भी हो गया और आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं बनी, और नहीं आपका कर्जा कम हुआ, सार्वजनिक देयता। राइट, पब्लिक एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स पब्लिक एसेट्स नॉर रिड्यूसेस पब्लिक लायबिलिटीज, ऐसा खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, यानी कि जैसे हम हमारी रूटीन लाइफ में भी देखते हैं, अगर जैसे समझने के लिए आप अपने वातावरण को देख लो, फिर इसको आगे एक्सटेंड कर लो, विस्तार दे दो, विचार का विस्तार होना चाहिए, प्रधानता विचार की है। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को सोचें, अपने घर को सोचें। कुछ खर्चे आपके घर में ऐसे हैं जिससे आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, जैसे रूटीन खाने पीने के रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, उनसे आपकी प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ता, और किसी से कर्जा बाय द वे ले रखा है तो उसमें कोई कमी नहीं आ पाती, आप ऐसे ही चलते रहते। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं। तो राजस्व खर्च को परखने का तरीका क्या है कि पब्लिक प्रॉपर्टी
नहीं बननी चाहिए। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हो, तो खर्चा हो रहा है, तो प्रॉपर्टी बन रही है। ये खर्चे को हम राजस्व खर्चा नहीं कहेंगे, लेकिन कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, सब लोगों को सब्सिडी दी जा रही है, अनुदान दिए जा रहे हैं, ब्याज चुकाया जा रहा है। एक बार बीपीएससी में पूछा गया, और मेरे एक स्टूडेंट विनय शुक्ला उनका नाम था, वो मेरे छात्र रहे दिल्ली में, मेरे पास से ही उन्होंने स्पेसिफिक रूप से इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मॉड्यूलर कोर्स के रूप में। वो वहाँ पे गए तो बोले सर सीधा सीधा मुझे क्वेश्चन ये आ गया जो आप क्लास में बता रहे थे, बीपीएससी की बात है, मतलब तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने। तो ब्याज, कई लोगों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है ब्याज चुकाने में, वो ब्याज चुकाते भरते ही रहते हैं और बेचारे डूबे हुए रहते हैं कर्ज के अंदर, और ब्याज चुकाने से कर्जा कम नहीं होता, मूलधन ब्याज चुकाने से थोड़ी कम होता है, कर्जा मूलधन होता है। तो आप इसे समझें इसे, तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, तो राइट एग्जाम्पल्स बिलो दिस। पहला लिखो आप, इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे ज्यादा भारत सरकार इस पे राजस्व खर्चा, इंटरेस्ट पेमेंट, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ज्यादा किस पे है, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि निम्न में राजस्व खर्च कौन है, तो इसकी हिंदी लिख लीजिए आप, ब्याज भुगतान। दूसरा लिखिए, सैलरी एंड पेंशन। वेतन और पेंशन। जो फेमस है हम उनको लिख रहे हैं, वेतन और पेंशन। फिर सब्सिडी, सरकार की संपत्ति सब्सिडी से थोड़ी बनती है, जो हम लोगों को मिलती है ये ऐसे ही चला जाता है। चौथा ग्रांट्स, अनुदान। पांचवा डेट रिलीफ टू फार्मर्स। टू फार्मर्स, किसानों को ऋण माफी। आदि इटसेट्रा। तो ब्याज भुगतान, सैलरी, सब्सिडी और डेट रिलीफ टू फार्मर्स, किसानों को जो आप ऋण देते हो तो वो ऋण सरकार, मतलब बैंक वगैरह जो ऋण देते हैं सरकार उसको बोलती है कि किसानों के ऋण माफ करेंगे, और वो पैसा सरकार बैंकों को दे देती है, अपने बजट से देती है। तो सरकार की यहाँ प्रॉपर्टी कहाँ बन रही है, सरकार को तो ऐसे ही जा रहा है पैसा। तो इस तरह से आप इनके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो, किसानों को ऋण माफी, अनुदान, सब्सिडी, वेतन और पेंशन और ब्याज भुगतान। इसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा हमारी सरकार कर रही है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे कर रही है, ब्याज भुगतान पर कर रही है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यानी राजस्व खर्चों के एग्जाम्पल हुए। इसके बाद में नेक्स्ट जो खर्च है उसको लिखिए आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत खर्च।
public expenditure which either creates public assets or reduces public liabilities. सार्वजनिक खर्च जो या तो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करता है या सार्वजनिक देयताओं को सार्वजनिक देयताओं को कम करता है। ऐसा सरकारी खर्चा, सार्वजनिक खर्चा जो सार्वजनिक संपत्ति को बनाता है या तो क्रिएट करता है, या फिर ऐसा नहीं है तो सार्वजनिक देयताएं कम हो रही हो, यानी आप अपना कर्जा चुका रहे हो, दोनों चीज़ अच्छी मानी जाती है। इस खर्चे को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं कंपेरेटिवली। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स पब्लिक एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, you are developing a national highway project, so it will lead to creation of public asset. So whatever is the project cost of that national highway is going to be called as what? Capital expenditure, right? इसी तरह से आपको डिफेंस आइटम खरीद रहे हो, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स वगैरह, दे आर ऑल एसेट्स ऑफ आवर गवर्नमेंट और कंट्री, and therefore whatever money you are using for buying such items from abroad or even from the domestic market, such amount will be capital expenditure. So capital expenditures are productive in that point of view. And if you are not buying assets but you are removing your liabilities, that is also good thing, because interest burden on you will fall. तो asset नहीं ले रहे हो, कर्जा चुका रहे हो, तो ये भी अच्छी बात है कि आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, कम भार आपके ऊपर रहेगा, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और एक बार मैंने आपको कहा था कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका एक वर्ड बनता है कैपेक्स। आपने हिंदू वगैरह पढ़ोगे तो एक शब्द आएगा कैपेक्स। हिंदी वाले बच्चों को भी ये ध्यान रखना, आपको इंटरव्यू में पूछ लिया व्हाट इज कैपेक्स और आप कहेंगे कि माय मीडियम इज हिंदी, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये केप वर्ड बना कैपिटल से, EX वर्ड जो है वो एक्सपेंडिचर से, कैपेक्स। हमारे पिछले कुछ बजट में ये बात कही गई कि हम कैपेक्स लेड ग्रोथ कर रहे हैं भारत में, मतलब कैपेक्स लेड ग्रोथ मॉडल को बजट में अपनाया गया है। तो कोरोना पीरियड और उसके बाद से ही हमारा ध्यान किस पर है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हो ये कैपेक्स होता है। और मैंने कैपिटल फॉर्मेशन में आपको बताया था, याद करो आप, फिर से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। GFCF आपको बताया था, आई टोट यू दिस कॉन्सेप्ट, GFCF, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो चीजें फिक्स्ड होती है वो असेट्स बन जाती है ना, फिक्स्ड आइटम्स बिकम्स व्हाट? एसेट्स।
नेशनल हाईवे क्या है? फिक्स आइटम। फिक्स का मतलब मैंने बताया कि जिनको बहुत जल्दी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो ट्रैफिक ज़्यादा कम है तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, वही हाईवे काम कर जाएगा। एयरपोर्ट हुआ, 10 फ्लाइट्स आप उड़ा रहे हो तो भी वही एयरपोर्ट है, और 100 फ्लाइटें उड़ा रहे हो तब भी वही एयरपोर्ट है, मतलब फिक्स रहता है। ये फिक्स वाली चीज़ें क्या बन जाती है? हमारे लिए एसेट बन जाती है। जैसे कि मतलब आपका घर है, एसेट हो गया, वो फिक्स है, एसेट बन गया। आपके घर में एक कार है, वो क्या बन गई? एसेट बन गई। ऐसे आप समझो इस चीज को। हमारे लिए बोर्ड क्या बन गया? एसेट बन गया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह जो भी कुछ आप बना रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपेक्स। और इनसे हमारे देश में क्या बनता है? आधारभूत संरचना। इसलिए बार बार बोला जा रहा था कि बजट में कैपेक्स लेड, लेड का मतलब नेतृत्व वाली ग्रोथ को फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझें। अब पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि मतलब कोई एक्सक्यूज से तो हम आगे नहीं जा पाएंगे ना। और मैं सोच लूं कि मैं इतने बच्चे पढ़ा रहा हूँ और ये कैपेक्स बोलूँगा तो उनको नहीं समझ आएगा, मैं एनडीसीआर बोलूँगा तो उनको नहीं समझ आएगा, तो ऐसे कुछ नहीं समझ आएगा। हम लेफर कर्व भी छोड़ देंगे, एनडीसीआर भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। तो हम क्या ये बताएंगे कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये फलान, ये बताएंगे क्लास में। दिस इज द क्लास फॉर यूपीएससी। एग्जाम्पल्स लिखिए। Creation of public assets like development of airport etc. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होना चाहिए, मतलब नया। क्रिएशन ऑफ पब्लिक एसेट्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट एक्सेट्रा। सार्वजनिक संपत्ति का, पुराने को मेंटेन नहीं करना है, नया होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण, जो मैं निर्माण शब्द बोल रहा हूँ, रख रखाव, मेंटेनेंस नहीं, सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण, जैसे कि किसी एयरपोर्ट का विकास। वो एयरपोर्ट नया होना चाहिए, एयरपोर्ट का विकास। अरे ये एयरपोर्ट क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, न्यू। क्रिएशन वर्ड आ रहा है ना। पुराने एयरपोर्ट को मेंटेन कर रहे हो, ये कैपेक्स नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। आपको मैंने सिखाया कि संपत्ति बननी चाहिए या देयता कम होनी चाहिए। पुराने एयरपोर्ट पे मेंटेन करने से एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो रहा है। सो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओवर, नाउ गो फॉर सेकेंड। repayment of loans, ऋणों का पुनर्भुगतान, अब आप ऋण वापस चुका रहे हो ना, रिपेमेंट, तो देयता कम हो गई। इफ यू आर रिपेइंग योर लोन्स, दिस विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, पब्लिक लाइबिलिटीज। And what is our criteria for capital expenditures? Either your expenditure must lead to creation of an asset, or it must lead to decrease in liabilities, government liabilities, public liabilities.
So if government is repaying the loans, you might have got this point कि ये पब्लिक ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हिंदी वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे कि लोन चुका रहे हो आप, पैसा जा रहा है, जाता है तो क्या है, खर्च है। लेकिन जानने का परिणाम क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव क्या पड़ा? अगर प्रभाव ये पड़ा कि आपकी देयता कम हो गई तो ये अच्छा खर्चा है, इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो देयता कम होनी चाहिए या आपकी संपत्ति बननी चाहिए, इसलिए ये पूंजीगत खर्च है। तीसरा, लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, कोमा फॉरेन गवर्नमेंट, कोमा PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एटसेट्रा। PSU का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो सरकारी उद्योग होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और आप चाहो तो इनको एंटरप्राइजेज भी कह सकते हो। एंटरप्राइजेज कहोगे तो यू की जगह ई आ जाएगा, इज, PS is। If you are using this word, it will become PS is, and if you are about this, then PS use। तो आप लिखेंगे कि विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, लोक उपक्रम यानी कि सार्वजनिक उपक्रम, आदि को ऋण देना। तो सरकार हमारी विदेशी सरकार को दे सकती है, राज्य सरकार को, कोई लोक उपक्रम को। तो जब हम किसी को ऋण देते हैं तो हमारी एसेट होती है और वो हमें कमा के देती है, ब्याज आता है। बैंक तो यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे दें, उनको लोन देने में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उनको बहुत प्रॉफिट होता है उससे। तो लोन एक ऐसी एसेट है बैंकों की जिससे उनको इनकम मिलती है। तो लोन देना जब आप दे चुके होते हो, जैसे मैं 100 रुपये का लोन अगर किसी एक्स को दे दिया हूँ तो मेरे लिए वो लोन, मैंने बैलेंस शीट भी बनाई थी क्लास में, मेरे लिए वो लोन क्या है, एसेट, और उसके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो मेरी एसेट क्रिएट हो गई है ना। और जब आप लोन देते हो तो खर्चा होता है, यानी कि आप पैसे दे रहे हो, पैसा जा रहा है। इफ मनी गोज आउट इट इज एक्सपेंडिचर, बट रिजल्ट इट टोट इट इज क्रिएटिंग एसेट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ऋण के रूप में ये संपत्ति पैदा कर रहा है। तो इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल्स ले सकते हो कि पूंजीगत खर्च क्या है। अब इनमें भी सबसे बढ़िया क्या रहता है कि लोन दूसरों को देने की जगह हम अपना लोन चुका दें और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारे देश के विकास को गति मिलेगी। और एक कहा जाता है कि गवर्नमेंट इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर विल टेंड टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट। कॉम्प्लीमेंटरिटी का कनेक्शन है कि अगर सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी सड़क बंदरगाहों पे, तो प्राइवेट लोग जो है, आप और हम जैसे लोग हैं, वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा पैसा लगाएंगे। और अगर सरकार ढीली पड़ जाएगी तो वो नहीं लगाएंगे, तो देश का विकास इससे प्रभावित होगा। तो इस तरह से ये एक्सपेंडिचर्स ख़त्म हो चुके हैं और रेवेन्यू भी बता दिया, कैपिटल भी बता दिया, प्राप्तियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक नया क्लासिफिकेशन हमारे देश में शुरू किया गया 2017-18 से, जिसमें खर्चों का एक अलग वर्गीकरण भी हमारे देश में चल रहा है। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। तो शुक्रिया आज के लिए, कल नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।